हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं साथियों? उम्मीद है आप लोगों की स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी और इस बार डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे नंबरों से अपना क्या बोलते हैं अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। ठीक है ना साथियों? और साथियों, हमने जैसा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण पढ़ लिया है। ठीक है ना? पहले चरण में क्या हुआ कि भाई कैसे राजनीति को प्रशासन से अलग करने की दलील दी गई। फिर उसके बाद दूसरे चरण के अंदर में इसके कुछ सिद्धांत बताए गए। फिर तीसरे सिद्धांत आपका तीसरे के अंदर में क्या किया गया कि भाई इसको चुनौती दी गई। चौथे के आपके चौथे के अंदर में क्या बोलते हैं इसमें क्या हुआ कि भाई कैसे आपका रिक्स ने तुलनात्मक अध्ययन किया। ठीक है ना? और बताया कि राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है ना? उन्होंने दिया ना अपना प्रिज्मेटिक साला मॉडल लेके आए। ठीक है ना? और अब ये आ गया पांचवा चरण। इसको लोक नीति दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो अब हम आज ये पढ़ेंगे आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास का पांचवा चरण। ठीक है ना? ये कब से कब है? ये 1971 से स्टार्ट होता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है ना? कई कई बार बहुत सिंपल और सीधे क्वेश्चन यहीं से उठ के आ जाते हैं कि भाई निम्नलिखित चरणों को क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। ठीक है ना? तो चलिए करते हैं। इसे क्या कहते हैं? लोक नीति दृष्टिकोण भी कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? लोक नीति दृष्टिकोण भी कहते हैं। ठीक है ना? पांचवें चरण को। इस चरण में कहा गया कि लोक नीति का निर्माण राजनीतिज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? राजनीतिज्ञ करते हैं साथियों। ठीक है ना? क्या कौन करता है? राजनीतिज्ञ करते हैं। परंतु नीतियों के निर्माण में प्रशासन की भी भूमिका होती है दोस्तों। अब दोस्तों, आप देखोगे कि जैसे भी कोई बिल लेके आया जाता है लोकसभा में या राज्यसभा में, तो राज्यसभा क्या करती है कि उस बिल को उस बिल से संबंधित जो कोई वो होता है आपका, कोई समिति होती है। ठीक है ना? उसके पास भेज देती है। या फिर अगर उससे संबंधित कोई समिति नहीं है तो क्या करती है कि कुछ विशेषज्ञों की टीम तैयार कर देती है और उनके पास भेज दी जाती है कि भाई आप इस बिल को अच्छे से समझो, पढ़ो और हमें सलाह दो। ठीक है? और वो समिति फिर उस पर वो जो समिति के सदस्य होते हैं वो पेशेवर होते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो उस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, काम करते हैं और फिर उस बिल पे काम करके वो उसको वापस संसद में भेज देते हैं कि भाई इसके अंदर ये ऐसे ऐसे है, आप ये नियम बनाओगे तो इससे ये परेशानी होगी, ये नुकसान हो सकता है और ये फ़ायदा हो सकता है। ठीक है? हर एक नेता अपने पास के नेताओं के पास अपने सचिव भी होते हैं, तो वो उनको सलाह मशवरा देते हैं। तो यही है कि भाई क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, नीति का निर्माण तो राजनीतिज्ञ करते हैं, लेकिन नीतियों के निर्माण में प्रशासन की भी अहम भूमिका होती है। ठीक है ना? अब 1968 में क्या हुआ था कि एक मिन्नो ब्रुक सम्मेलन हुआ था। ठीक है ना? और इस सम्मेलन में क्या हुआ, सम्मेलन में क्या बोलते हैं, प्रशासन के सुधारों के लिए सुझाव दिया गया था इसमें। ठीक है ना? सम्मेलन, तो ये बात याद रखना। इसकी अध्यक्षता डेविड वाल्डो ने की थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि प्रथम मिन्नो बुक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो डेविड वाल्डो ने की थी। ठीक है ना? 1950 से 70 के बीच अमेरिका में भाई कुछ उथल पुथल हुआ था, कुछ दिक्कत चल रही थी, परेशानी चल रही थी। क्या थी? वो था, पहला तो ये था कि साथियों अमेरिका में उस समय जो था सवेत और सवेत लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी दोनों दोनों के बीच में, असवेत और असवेत लोगों के बीच में। ठीक है? पहला। दूसरा, अमेरिका ने वियतनाम के संग युद्ध किया था और उस युद्ध में अमेरिका की हार हुई थी और उसमें तो हुई थी, उसमें काफ़ी सारा पैसा भी बर्बाद हुआ। तो इस वजह से क्या हुआ कि अमेरिकी सरकार की आलोचना हुई कि भाई जब आप जीत ही नहीं सकते थे उस देश से, तो आपने देश को युद्ध में क्यों झोंका और इतनी ज़्यादा धन और जन की हानि हुई, काफ़ी सैनिक मारे गए, पैसा भी बर्बाद हुआ। तो इस वजह से क्या हुआ, अमेरिका की सरकार पे की आलोचना हुई। ठीक है? और तीसरा, इसी समय में अमेरिका में बेरोजगारी जो थी अपनी बहुत उच्च सीमा पे थी, चरम सीमा पे थी। तो इन्हीं सब घटनाओं की वजह से अमेरिकी प्रशासन की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। ठीक है ना? उसके बाद 1967 में ये कुछ याद रखना, हन्नी रिपोर्ट आई थी। ठीक है ना? वो इसी से संबंधित थी। और 1968 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता चार्ल्स वर्थ ने की। ठीक है? और 1968 में मिन्नो ब्रुक सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता ड्वाइट वाल्डो ने की। ठीक है?
अब सुनो दोस्तों, लोक प्रशासन में पहले सुधार को न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एनपीए के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है? एनपीए के नाम से जाना जाता है। लोक प्रशासन में दूसरे सुधार को न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एनपीएम, एनपीएम के नाम से जाना जाता है। 1951 के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो सुधार हुए उन्हीं परिवर्तनों को न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। 1980 से 90 के बीच में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो लोक प्रशासन में सुधार हुए उसने प्रशासन के कार्य में वृद्धि कर दी। अब दोस्तों ये हुआ था कि भाई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे जो सुधार किए गए थे उनसे क्या हुआ था कि भाई क्या बोलते हैं, जो प्रशासन का कार्य था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है ना। प्रशासन हर एक कार्य करना चाहता था, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, हर एक तरह के कार्य में दखलंदाजी करना कर रहा था उस समय, ठीक है। अब जब वो इतने ज़्यादा काम करेगा तो क्या होगा कि दोस्तों आपका ज़्यादा काम के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। ठीक है, ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। लेकिन फिर भी एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि भाई जहाँ आप सपोज करो कि मैं अगर 5 क्लास ले सकता हूँ, ठीक है ना, 5 घंटे की क्लास ले सकता हूँ, मतलब 5 क्लासें ले सकता हूँ, ठीक है। तो और मैं 5 क्लास ही लूँगा तो मैं उन 5 क्लासों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन सपोज करो कि मैं 5 क्लासें तो 5 ले सकता हूँ दिन में, लेकिन मुझसे लेने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएँ, ठीक है ना, 50 लोग हो जाएँ, है ना। और मैं 25 लोगों को ही 5-5 लोगों की 5 क्लास ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं भाई भतीजावाद आ जाएगा मेरे अंदर। मैं अपनी जान पहचान वाले लोगों को ही क्लास दूँगा या मुझे जो ज़्यादा पैसे देगा मैं उसको क्लास दूँगा, ठीक है ना। तो ये प्रवृत्ति क्या है? ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है साथियों, ठीक है ना। तो यही हुआ कि प्रशासन में जब बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया तो वहाँ की जो नौकरशाही है ना वो क्या हो गई, वो अब उनके अंदर पारदर्शिता की कमी आ गई, वो भ्रष्टाचार ज़्यादा करने लगे और भाई इस तरह से लोगों का प्रशासन से विश्वास उठ गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ हुई। एक मिनट, अरे बाबू शोर मत मचाओ, ऊपर जाके खेलो यार, क्लास ले रहा हूँ। जाओ बेटा ऊपर जाओ, ऊपर जाके खेलो, नीचे जाके खेलो, जाओ। तो दोस्तों इस तरह से क्या हुआ कि भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। अब इस दौरान कुछ घटनाएं घटी जिसके परिणाम स्वरूप न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की उत्पत्ति हो गई, ठीक है ना। अब क्या है वो घटनाएं वो देखते हैं, ठीक है ना। इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थ्रेचर। क्या है? मार्गरेट थ्रेचर, थ्रेचर होगा या थ्रेचर होगा, जो भी होगा वो हो सकता है अलग अलग बुक्स में कुछ अलग अलग लिखा होता है, कहीं थ्रेचर है कहीं थ्रेचर है, ठीक है ना। तो नौकरशाही के बढ़ते हुए आकार को देख के उन्होंने क्या भैया नौकरशाही से क्या हुआ कि भाई जो नौकरशाही का बढ़ा हुआ आकार था और वो नौकरशाही क्या जनता के अनुसार कार्य नहीं कर रही थी, मतलब ऐसा कोई काम नहीं कर रही थी जिससे जनता का भला हो, फायदा हो। तो इसी सब के चलते प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रेचर ने इंग्लैंड में कुछ सुधार कर दिए, इंग्लैंड के प्रशासन में कुछ सुधार कर दिए जिसे थ्रेचरवाद के नाम से भी जाना जाता है। क्या थे वो सुधार? इन्होंने क्या किया कि भाई नौकरशाही के आकार में कर दी कमी। क्या कर दी दोस्तों? इन्होंने नौकरशाही के आकार में कमी कर दी, अर्थात जहाँ 10-10 लोग थे वहाँ पे क्या कर दिए कि भाई वहाँ पे 4-5 लोगों से काम चलाने लगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई, मतलब अनावश्यक। अगर मान लो अगर किसी विभाग में सिर्फ एक एक चौकीदार की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे 4-4 5-5 बेवजह के चौकीदार रख रखे हैं तो उनको हटा दिया गया, ठीक है ना। अब कई जगह 4-4 5-5 क्लर्क हैं जबकि एक क्लर्क से काम चल सकता है, तो बाकियों को हटा दिया गया। तो ये क्या कर दिया गया? छटनी कर दी गई, नौकरी से निकाल दिया गया, ठीक है ना। नौकरशाही का आकार कम कर दिया गया। नए अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी गई कि भाई अब नए और कर्मचारी और अधिकारी नहीं रखे जाएंगे, ठीक है ना। अगर अब मान लो सपोज करो दोस्तों क्या होता है कि आज आज जैसे कोई ये है अन अकेडमी है, अन अकेडमी अकेडमी है, ठीक है ना। अन अकेडमी का उदाहरण नहीं लेते हैं भाई, वो मानहानि का दावा कर देगा तो मैं तो बिक जाऊंगा, ठीक है ना। मानहानि का दावा कर देगा, मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। चलो मैं दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूँ अच्छा सा, ठीक है ना। अब लेते हैं जैसे कि भाई कॉलेज है कोई, ठीक है ना, कॉलेज है, ठीक है ना, ये कॉलेज है, ठीक है ना। अब इस कॉलेज में एक टीचर की ज़रूरत है,
सिर्फ 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत क्या करते थे कि एक आदमी को नौकरी दे दी जाती थी, ठीक है ना। और ये आदमी सपोज करो ये 30 साल का है, तो 30 से लेकर 60 साल तक, 30 वर्ष तक की नौकरी करेगा अब ये, ठीक है ना। लेकिन जरूरत कितने साल की है? अरे 2 ही साल के लिए तो चाहिए, 2 साल के लिए ही हमें ये बंदा चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि भाई 30 वर्ष के लिए नौकरी पे रख लिया गया, 28 वर्ष तक तो इस ये फिर फ्री फंड में काम किया, फ्री फंड में गवर्नमेंट के पैसे लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि भाई अब क्या होगा कि अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा कि भाई हम तो 2 साल, हमें 2 साल की ज़रूरत है, तो हम 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको रखेंगे, ठीक है ना। अब अगर आपका काम पसंद आया या आपके अंदर कुछ प्रतिभा हुई या कुछ हुआ तो आप आगे बढ़ जाओगे, वो एक अलग बात है। लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखेंगे। इसमें क्या होगा कि भाई खर्चा कम हो जाएगा, और प्लस में आप कि दिमाग में ये रहेगा कि यार मैं बढ़िया से काम करूंगा तो शायद मैं पक्का हो जाऊंगा, तो आप भी बढ़िया से मन लगा के काम करेंगे पूरी ईमानदारी के संग, ठीक है ना। तो ये हो गया, समझौते पे की जाने लगी भर्ती पे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे समझौते पे भर्ती होने लगी। सरकारी अफसर व कर्मचारियों से कहा गया कि भाई आप इस तरह से काम करोगे जैसे निजी क्षेत्र में काम होता है। अब निजी क्षेत्र में देखो क्या होता है कि भाई निजी क्षेत्र के लोग फटाफट काम करते हैं, देरी नहीं करते हैं, पारदर्शिता होती है, और क्या बोलते हैं आपका अफसरशाही कम होती है वहाँ पे, और क्या होता है भाई भतीजावाद कम होता है, भ्रष्टाचार कम होता है निजी क्षेत्र में। लेकिन सरकारी क्षेत्र में क्या होता है, इसके उलट क्या होता है, भाई देरी से काम होता है, भाई भतीजावाद ज़्यादा होता है, पैसे खिलाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ऐसे काम करो जैसे निजी क्षेत्र में काम होता है, ठीक है ना, निजी क्षेत्र में, ठीक है। तो ये चीज़ है। इंग्लैंड में किए गए सुधार क्या कहलाते हैं दोस्तों? थ्रेचरवाद कहलाते हैं। तो आप इस बात को ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये थ्रेचरवाद का, ठीक है ना। थ्रेचरवाद से प्रभावित होकर अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, इन्होंने अमेरिका के प्रशासन में सुधार किए, जिसको रिगनोमिक्स या रीगलवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? रीगलवाद कहते हैं, ठीक है ना। रिगनोमिक्स या रीगलवाद कहते हैं। ये इन्होंने कहाँ किया? इन्होंने आपका अमेरिका में किया, ठीक है ना। और उसके बाद जो रूस के प्रधानमंत्री थे आपका मिखाइल गोर्बाचोव, वो भी बहुत प्रभावित हुए इकोनॉमिक्स से, और उन्होंने क्या किया कि रूस के प्रशासन में कुछ सुधार किए, जिन्हें क्या कहा जाता है? पेरेस्ट्रोइका कहा जाता है, और कहा जाता है क्या बोलते हैं, ग्लासनोस्त कहा जाता है ना, खुलेपन की नीति, ठीक है ना। तो उन्होंने भी रूस में ये सुधार किए। इस तरह पूरी दुनिया में लोक प्रशासन के नाम पे जो सुधार हुए, उसी को न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नवीन लोक प्रबंध कहा जाता है, ठीक है ना। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द जो है वो क्रिस्टोफर हुड ने दिया। चलो 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 चलो, थोड़ा देर शांति रख लो बेटा, थोड़ा देर चुप हो जाए यार। ना नीचे चैन ना ऊपर चैन। तो मेरे प्यारे साथियों, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द सबसे पहले किसने दिया? क्रिस्टोफर हुड ने दिया। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, 1991 में भी दिया था। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जनक भी क्रिस्टोफर हुड को कहा जाता है, ठीक है ना। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। और इसको लोकप्रियता प्रदान किसने की? वो किया था ऑसबर्न और गैबलर ने। किसने किया था? ऑसबर्न और गैबलर ने इसको लोकप्रियता प्रदान की थी। क्या थी, कैसे हुई भाई? एक पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992, ठीक है ना। ये जो पुस्तक थी, इस पुस्तक को न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में गीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीता कहा जा सकता है, ठीक है। तो आप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक थी जो नवीन लोक प्रबंध में मील का पत्थर साबित हुई, या जिसने आपका नवीन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को उत्कर्ष पे, ऊंचाइयों पे पहुंचाया। तो आप ये याद रखिएगा कि ये पुस्तक थी ऑसबर्न गैबलर की पुस्तक थी, रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992। इस पुस्तक को न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का दार्शनिक आधार भी कहा जाता है। तो ये भी बात याद रखिएगा। न्यू 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 पब्लिक मैनेजमेंट का दार्शनिक आधार क्या है? तो वो है आपकी ये पुस्तक है, ठीक है ना। इस पुस्तक में कहा गया कि हमें ज़्यादा सरकार नहीं चाहिए, हमें बेहतर सरकार चाहिए। क्या चाहिए? हमें ज़्यादा सरकार नहीं चाहिए, हमें बेहतर सरकार चाहिए, ठीक है ना साथियों। तो ये प्रमुख बात इस पुस्तक में लिखी गई थी। अब एस ऑसबर्न एंड गैबलर के अनुसार नवलोक प्रबंध की 10 विशेषताएं इन्होंने बताई हैं।
वो कौन कौन सी 10 विशेषताएं हैं, अब जरा हम उनका करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है ना साथियों। तो वो क्या है, एक पहला कि क्या कहते हैं, उत्प्रेरक सरकार। क्या कहते हैं साथियों, उत्प्रेरक सरकार। तो क्या कहते हैं कि भाई सरकार को सेवाएं प्रदान करते रहने की बजाय सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए सार्वजनिक निजी सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी गैर सरकारी क्षेत्र में को सक्रिय होने के लिए उत्प्रेरित करना चाहिए। कि मतलब भाई ऐसा नहीं है कि सरकार क्या करे कि भाई सारी सारी प्रॉब्लम्स, सारी सेवाएं खुद दे, ठीक है ना, सारी प्रॉब्लम्स खुद से वो करे, बल्कि सरकार को क्या करना चाहिए कि भाई उत्प्रेरित करना चाहिए, पब्लिक को उत्प्रेरित करना चाहिए, समाज को उत्प्रेरित करना चाहिए कि भाई वो क्या करें कि वो इसको क्या बोलते हैं, इसको सॉल्व करें, इस कार्य को वो खुद करें, ठीक है ना। फिर समुदाय की स्वामित्व वाली सरकार, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि सरकार को नागरिक, परिवार और समुदाय इत्यादि को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने के लिए सशक्त करना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए कि यहाँ पे तो उत्प्रेरित, सरकार को उत्प्रेरक होना चाहिए, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, उत्प्रेरित करना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, समुदाय की समावित्व वाली सरकार के से आशय है कि भाई सरकार को क्या करना चाहिए कि भाई कि जो परिवार हैं, नागरिक हैं, समुदाय हैं, उनको अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने के लिए मजबूत करना चाहिए कि भैया वो लोग अपनी समस्याओं का खुद सॉल्व करें, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये प्रेरक सरकार होनी चाहिए यहाँ पे। और दूसरा हो जाए समुदाय के समावित्व वाली सरकार, ठीक है ना। सक्षम सरकार होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए ये सरकार, ठीक है साथियों। सरकार को कुशल और किफायत पर इनाम देकर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मतदाताओं के बीच प्रतियोगिता पैदा करनी चाहिए। यह प्रदर्शन को बेहतर करता है और लागत में कमी करता है, ठीक है ना। तो यही है सक्षम सरकार, ठीक है ना। लक्ष्य संचालित सरकार। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो लक्ष्य से संचालित हो, ठीक है ना। क्या हो कि भाई जो लक्ष्य है उसके हिसाब से कार्य करे, ठीक है ना। परिणामों उन्मुख निर्देशित सरकार, मतलब जो परिणाम होते हैं उसके लिए सरकार कार्य करनी चाहिए, ठीक है ना। उपभोक्ता निर्देशित सरकार होनी चाहिए दोस्तों। सरकार उद्यमी होनी चाहिए। उद्यमी का मतलब क्या है, सरकार को पैसे कमाने पर जोर देना चाहिए। क्या, पैसा कमाने पर जोर देना चाहिए, ठीक है ना, पैसा कमाने पर, कि ना कि वो धर्म कर्म क्या बोलते हैं, चैरिटी वगैरह ना करे, पैसा कमाए, पैसा आएगा तभी तो वो आगे कुछ कर पाएगी। पूर्वानुमानी सरकार होनी चाहिए दोस्तों, कि मतलब समस्या के आने से पहले ही हल ढूंढ ले, ठीक है ना, हल ढूंढ ले, ठीक है ना दोस्तों, ढूंढ ले, ऐसी सरकार होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसी सरकार की बात करते हैं पूर्वानुमानी सरकार। विकेंद्रित सरकार होनी चाहिए साथियों, विकेंद्रित सरकार होनी चाहिए। सरकार को प्राधिकार को विकेंद्रित कर देना चाहिए, मतलब सरकार को जो प्राधिकार है ना उसको क्या कर देना चाहिए, उसको उसका बंटवारा कर देना चाहिए, उसको फैला देना चाहिए, ठीक है। बाजार उन्मुख सरकार, यहाँ पे 10वां नीचे चला गया, वो आ नहीं रहा यहाँ पे, बाजार उन्मुख सरकार। तो सरकार को बाजार पद्धति चुननी चाहिए, न कि नौकरशाही पद्धति। मतलब अब दोस्तों नौकरशाही पद्धति में क्या होता है कि भाई नौकरशाही पद्धति में क्या होता है, नियमों का कठोरता से पालन करते हैं और एक निश्चित विधि विधान से ही वो कोई कार्य करते हैं। लेकिन बाजार उन्मुख जो वो होता है, वो क्या करता है कि वो बाजार के हिसाब से चलता है, मांग पूर्ति। कौन है भाई, तो आ रहा, चला जाऊंगा, जाओ कह दो। क्या यार, मैं तो पागल हो गया यार। क्या होना चाहिए, बाजार उन्मुख सरकार होनी चाहिए साथियों, ठीक है ना। ये अब क्या होता है, नौकरशाही वाली सरकार क्या होती है, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, ठीक है। लेकिन जो बाजार उन्मुख सरकार होगी वो क्या करेगी, बाजार उन्मुख सरकार जो होती है वो क्या करती है, मांग पूर्ति के हिसाब से चलती है, मांग पूर्ति के हिसाब से, ठीक है ना, पूर्ति के हिसाब से चलती है। तो सरकार ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना, बाजार उन्मुख सरकार होनी चाहिए, ठीक है ना। यह इसमें क्या होता है कि भाई ये जो सरकार होती है ना, इसे न केवल नियंत्रण और निर्देशन से लक्ष्य हासिल करने चाहिए, बल्कि बाजारों की संरचना को बदल कर लक्ष्य हासिल करना चाहिए। इसे बाजार की शक्तियों के जरिए भी बदलाव को नियंत्रित करना
चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं ओसबर्न गैबलर के अनुसार नवीन लोक प्रबंध की निम्नलिखित 10 विशेषताएँ थी। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप बिल्कुल याद रख लेना, रट लेना, ये वाला है, ठीक है। पूर्वानुमानी सरकार है, उद्यमी उद्यमी सरकार है, ठीक है। लक्ष्य संचालित सरकार है, सक्षम और उत्प्रेरक। ये जो है आपके 6 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो इनको याद रख लेना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है ना। अगर आएगा क्वेश्चन तो इनमें से ही आएगा, इन पांचों में से, जहां तक मुझे लग रहा है। ये बाजार उन्मुख सरकार, ठीक है ना, तो ये है, ठीक है ना। अब क्या हुआ था कि भाई उससे पहले नवीन लोक प्रशासन में क्या होता था कि भाई क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों पे इतना जोर दिया नहीं जाता था। लेकिन जब ओसबर्न गैबलर ने अपनी पुस्तक छापी ना, रिवेंटिंग गवर्नमेंट, उसके अंदर ये 10 विशेषताएं सामने रख दी कि भाई ये नवीन लोक प्रबंध की ये 10 विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग इसको जरा ध्यान से देखिएगा, सही से देखिएगा, और मैं इसके क्वेश्चन शाम को आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप जब करोगे ना तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, आपसे बन जाएगा। आगे कोई स्लाइड है नहीं, आप लोगों का ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में खत्म करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए।